Hello friends, welcome to Biology by Vivu, and this is your educator Vivu Prasad Ratha, and in this video we are going to start genetics from your class 12 syllabus, and the first chapter will be heredity and inheritance, and this video is just an introduction video about Mendel's life and what is the basics of genetics, what are the types of genetics, and what are some of the terms that are used in genetics, and why Mendel was a successful person in conducting the genetic experiment successfully, and why he is called as the father of genetics. So we will discuss all these things in this video, so keep watching this video till the end. Thank you so much. So basically we are discussing about genetics in this chapter. So before start genetics, we should know what is genetics. तो देखिए जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक वेरिएशन। देखिए जेनेटिक वेरिएशन, हेरेडिटी, ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, मतलब के जो स्लाइड्स आएंगे आगे। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये सब रिलेटेड है जीन से। कहीं ना कहीं जो इनहेरिटेंस हो रहा है हमारे बॉडी से हमारे ऑफस्प्रिंग के बॉडी में, जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनमें जो नए नए कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, तो ये सब इस जेनेटिक्स से लिंक है। और उनके बारे में जो रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, स्टडीज जो भी हो रहा है वो सारे के सारे ब्रांच को मिलाकर हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स एक अकेला स्टडी नहीं है, ये एक टोटल ब्रांच है जिसके अंदर 3 ब्रांच भी हम देखेंगे। आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे हम कि वहां पर स्लाइड्स भी है जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स में भी डिस्कस किए हैं। सो व्हाट इज हेरेडिटी एंड वेरिएशन। अभी हमने ऊपर देखा कि जेनेटिक वेरिएशन, देन हेरेडिटी, तो ये सब क्या है। देखिए द फर्स्ट चैप्टर इज हेरेडिटी एंड वेरिएशन। सो हेरेडिटी which is also called inheritance or biological inheritance। देखिए हेरेडिटी को हम दूसरे लैंग्वेजेस में इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है ना, इट इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेड्स होता है मतलब के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, either through asexual reproduction or sexual reproduction. The offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. So basically heredity आपको ये कहता है कि हेरेडिटी में सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है, एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग में सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये कई तरह के मोड से आ सकता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है। तो इस तरह का जो वे है उन वेज को इस्तेमाल करके कैरेक्टर हेरेडिटी या फिर इनहेरिटेंस कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ कुछ वेरिएशन आता है जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स और द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल में, अगर हम एक इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं तो उसके बॉडी में भी कई तरह के वेरिएशंस देखने को मिलता है। मतलब कि उसका हैंड जो काम कर रहा है उसका पैर वो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक वेरिएशन है एक इंडिविजुअल के अंदर। और अगर हम पूरा होल टोटल एक पॉपुलेशन में देखें, सपोज मान लो कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम ट्विन के बारे में भी बात करें तो ट्विन में भी आप वेरिएशन देख सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। देखिए जेनेटिक वेरिएशन कई तरह के सोर्सेस से आ सकता है, जैसे कि म्यूटेशन हो गया, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, जिसको मेंडल के लैंग्वेज में हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, या फिर हम अभी जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों के कारण यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, और जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ज़रूरी भी है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। देखिए इसको हम यहाँ पर ये जो पिक्चर में दिए गए हैं, देखिए कॉपीराइट, ऑब्वियसली कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर अपने फैमिली का ही पिक्चर दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फूफा के साथ वो उनका बेटा मेरा भाई है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स आप देख सकते हो। ये दोनों, सबसे पहले ये दोनों होमो सैपियंस है, तो ये इनका सिमिलर कैरेक्टर हुआ। अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें तो हाँ, वो हाइट में थोड़ा डिफरेंसेस आ सकता है या फिर कलर में डिफरेंसेस आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी है, कैरेक्टर में सिमिलरिटीज है, बिहेवियर में सिमिलरिटीज है। तो इस तरह का चीज हम देख सकते हैं जिसको हम हेरेडिटी कहते हैं। और यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए, यहाँ पर मेरे फादर के साथ मेरा
चाचा का बेटा यहाँ पर खड़े हैं, तो आप उनमें देख सकते हो जो वेरिएशन दिखाया गया है, जैसे कि इनके पास जो जो कैरेक्टर है वो उसके पास नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कुछ कुछ वेरिएशन आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनका ऑफस्प्रिंग नहीं है, वो उनके भाई का बेटा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना, हेरिडिटी और वेरिएशन को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन अगर हम बहुत ही लार्ज स्केल पे देखें तो वहाँ पर हमें बहुत सारा चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि डीएनए का कैरेक्टर या फिर प्रोटीन, क्या क्या प्रोटीन उनमें एक्सप्रेस हो रहा है, तो सभी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर हेरिडिटी वेरिएशन एक इंसान में आता है। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या क्या ब्रांचेस पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले आता है ट्रांसमिशन, दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, मतलब कि यहाँ पर हम क्लासिकल वे में, जैसे कि जब मेंडल ने जेनेटिक्स शुरू किया था तो वो कौन से पाथ को फॉलो किए, और हम जिसको देखिए यहाँ पर कोई बड़े बड़े लेबोरेटरी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस फील्ड एक्सपेरिमेंट से भी इसको कंडक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ ट्रांसमिशन स्टडी करना है। यहाँ इसके पास ये कैरेक्टर था, इसका ऑफस्प्रिंग ये है, तो इसके पास कौन सा कैरेक्टर है, तो इसके ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्लासिकल या फिर ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में देख सकते हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पर हम मतलब कि केमिकल लेवल पर हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ, उसका डीएनए का कोड क्या था, उसका जेनेटिक कोड्स क्या क्या है, या फिर उसका डीएनए सीक्वेंसेस क्या है, क्या क्या एमआरएनए या फिर आरआरएनए टीआरएनए कौन सा वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जीन एक्सप्रेशन कैसा है, ऑपेरन कैसा है। अगर वो सब को हम डिस्कस करें तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमारा वीडियो पहले से है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप इस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, तो उनके ऊपर भी वीडियोज हमारे पास है। फिर आता है पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं ना, जो जेनेटिक्स है उसको हम एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन मीन्स दैट इज अ यूनिक, मतलब के यूनिक स्पेसीज, द ग्रुप ऑफ यूनिक स्पेसीज, दैट मीन्स जो एक ही तरह का स्पेसीज है, मतलब कि अगर कई तरह का स्पेसीज मिल जाए तो वो कम्युनिटी हो जाएगा, लेकिन एक ही तरह का स्पेसीज है जिसको हम पॉपुलेशन में काउंट करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं। तो ये सब ब्रांचेस हो गए जेनेटिक्स का। फिर आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। वी नो ग्रेगर जोहान मेंडल, ही वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। आपने ये तो सुना होगा कि ग्रेगर जोहान मेंडल ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ये सब तो आपने सुना होगा, लेकिन उनका एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री है। अगर आप विकिपीडिया में ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में सर्च करो तो काफ़ी सारे रिसर्चेस या फिर साइटेशंस आपको मिल जाएंगे ग्रेगर जोहान मेंडल के ऊपर। तो वो 1822 में वो पैदा हुए थे, और वो 1884 में चले बसे। उनका थोड़ा सा किडनी डिसऑर्डर था, और वही किडनी डिसऑर्डर के चलते हुए वो चल बसे। ही वॉज एन मेट्रोलॉजिस्ट। अब देखिए वो क्या क्या थे। ही वॉज एन मेट्रोलॉजिस्ट, ही वॉज एन मैथमेटिशियन, he was a biologist, he was an Austrian friar and abbot of Saint Thomas Abbey in Brno. Okay, it was a church where he was the monk. Okay, in the Margraviate of Moravia, which is currently in Czech Republic. तो देखिए ये वो पैदा हुए थे ब्रून में, जो कि ऑब्वियसली उस समय वो ऑस्ट्रिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन अभी वो चेज में है, चेक रिपब्लिक में है। और ये देखिए ये कितने सारे अकम्प्लिशमेंट उनके साथ है, जैसे कि वो एक मैथमेटिशियन भी हो गए, वो एक बायोलॉजिस्ट भी हो गए, फिर वो एक मेट्रोलॉजिस्ट भी हो गए, और यहाँ पर वो एक मॉन्क भी हो गए, और कुछ समय के लिए वो एक फिजिसिस्ट भी थे। सो मेनी अकम्प्लिशमेंट्स आर देयर विथ मेंडल। एंड बीइंग नॉट द पायनियर रिसर्चर इन इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस में ये पायनियर रिसर्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट क्लियर कट प्रिंसिपल और लॉज ऑफ हेरिडिटी। ही वॉज द फर्स्ट। देखिए ये पहले इंसान थे जो एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पर फॉर्मुलेट किए जेनेटिक्स को। ये अपना जेनेटिक्स थ्योरी को फॉर्मूला में इंप्लीमेंट किया, लॉज में इंप्लीमेंट किए, प्रिंसिपल में इंप्लीमेंट किए, जिसको हम लॉज ऑफ हेरिडिटी में अभी पढ़ रहे हैं। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 से 1865, मतलब कि पूरा का पूरा 9 ईयर का एक्सपेरिमेंट इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर किया है। और इन्होंने अपना फाइंडिंग्स को पब्लिश भी किया है। कहाँ पर ना, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून,
वहाँ पर इन्होंने इसको पब्लिश किया था व्हाइल वर्किंग एज ए मॉन्क कम हेड इन ऑगस्टियन मोनास्ट्री। देखिए वहाँ पर जब वो ये काम कर रहे थे, जो हमारा जो ऑगस्टियन फ्रायर थे वो सेंट थॉमस आबे में, तो वहाँ पर जब वो काम कर रहे थे तभी उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था। लेकिन वहाँ पर उस वक्त इसको उतना सिग्निफिकेंस नहीं मिला, क्योंकि मेंडल, सबसे पहले मेंडल इतना अग्रेसिव नहीं थे कि वो साइंस सोसाइटी के बाहर उनका जो मत है वो मतलब कि उनका जो व्यू है उसको वो प्रेजेंट कर सके प्रॉपर तरीके में। फिर उनके पास उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और जब वो उन्होंने कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किए थे, उस वक्त के साइंटिस्ट के साथ काम किए थे, आप विकिपीडिया में देख सकते हो। उनका जो काम को फिर से रीडिस्कवरी किया गया, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। वहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो समराइज किया है, तो वो क्या थे ना, वो जब उसको गए वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तब वो अपना फाइंडिंग्स को मैथमेटिक्स के तरीके से दिखाए। और वो उस वक्त बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं था। लेकिन अगर आप आज के दुनिया में देखो तो यहाँ पर जेनेटिक्स बिल्कुल मैथमेटिक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हम बहुत सारे मैथमेटिक्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं अभी। तो जैसे कि आप इकोलॉजी में भी देख सकते हो, वहाँ पर हम डेरिवेटिव्स का यूज कर रहे हैं, लिमिट्स का यूज कर रहे हैं। तो द प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड until the turn of 20th century, that means 30 years after his death, okay, almost 20-30 years after his death the things were clarified। मतलब कि इसको फिर से 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग काम करके रीडिस्कवर किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एरिक वॉन सेबमार्क है, या फिर ह्यूगो डिव्राइज हो गए, या फिर कार्ल कॉरेंस हो गए। तो ये लोग उसको रीडिस्कवर किए इंडिपेंडेंटली। varied several of Mendel's experiment finding in 1900, उन्होंने 1900 में ये सब एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया। लेकिन इन लोगों ने उनको क्रेडिट भी दिया कि हाँ ये सब काम पहले हो चुका था। लेकिन दुख की बात यह है कि जब मेंडल 1884 में चले गए तब ये बात कंसिडर नहीं हुआ था, तो उनको पता नहीं था कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए हैं, और वो ऐसा रह गया। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पिलर था वो उन्हीं से शुरू होता है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। देखिए वो उस मोनास्ट्री में जब काम कर रहे थे तभी, देखिए सबसे पहले मोनास्ट्री के पहले वो जो यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पर उनका रिसर्च में आइडिया आया कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर सकूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट आया। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर उनका इंटरेस्ट आ गया तो वो वहाँ से शिफ्ट होकर जब मॉन्क होके फिर से चले आए ऑगस्टियन मोनास्ट्री में, तो वहाँ पर उन्होंने पी प्लांट को लेकर रिसर्च शुरू किया। लेकिन पी प्लांट को रिसर्च करने से पहले उनका पी प्लांट के साथ बहुत सारा फैमिलियर रिश्ता बन गया, मतलब कि वो उसके करीब आ गए, पी प्लांट के करीब आ गए। देखिए यहाँ पर ये पी प्लांट का पिक्चर दिया गया है, जो हमें गार्डन पी, दैट इज पाइसम सटिवम। तो उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। कैसे किए ना, वो इनको क्यों इनका एडवांटेजेस मिला। देखिए ड्यू टू देयर इजीली डिटेक्टेबल एंड डिजायरेबल ट्रेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पी प्लांट्स है उस पर आप बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देख सकते हो। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स जो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कि अगर आप एक कैरेक्टर को कंसिडर करो, जैसे कि हाइट का आप बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप देख सकते हो। वहाँ पर टॉल भी आ गया, वहाँ पर ड्वार्फ भी आ गया। तो अगर आप वहाँ पर एक सीड का कलर भी लेते हो तो वहाँ पर आपको ग्रीन सीड मिलेगा, येलो सीड मिलेगा। तो इस तरह का कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको इजीली मिल गए, तो इसीलिए उनको इजी हो गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वहाँ पर मेंडल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को सिलेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, जिनका इंडिविजुअल वेरिएंट्स को वो ट्रेट्स कहते थे। मान लो कि कैरेक्टर हो गया हाइट, तो उसका ट्रेट हो गया डोमिनेंट ट्रेट या फिर रिसेसिव ट्रेट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो डोमिनेंट ट्रेट हो गया टॉल, या फिर रिसेसिव ट्रेट हो गया ड्वार्फ। फिर आ गया ड्यू टू क्लिस्टोगैमस इन नेचर। देखिए ये जो पी प्लांट है उसका फ्लावर क्लिस्टोगैमस है। क्लिस्टोगैमस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो पॉलिनेशन में। तो ये जो क्लिस्टोगैमस है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है ना, उसका जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होता है, वो बॉड स्टेज में ही रह जाता है। तो उसका जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर ही रह जाता है, और वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो वहाँ पर इनको प्योर लाइन पाने के लिए बहुत ही ईजी हो गया। और देखिए ये एनुअल प्लांट है, तो इसका जनरेशन टाइम भी बहुत कम हो गया। तो जब जनरेशन टाइम ही कम हो गया तो ये बहुत सारे रिजल्ट्स को ईच ईयर में अपडेट
ऑब्टेन करने में वो सक्षम रहे। जैसे कि अगर वो मान लो कि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो तब भी मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो फाइकस बेंगालेंसिस लेते, जो बैनियन ट्री है, तो अगर वो उसको लेते तो उनको 400 साल लग जाता एक ही जनरेशन को स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको बस एक ही साल में बहुत सारे जनरेशन आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे। फिर आ गया वो जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स जो बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर्स है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर कैरेक्टर्स देख सकते हो, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे मेंडल्स का, वो कुछ इस तरह से है। शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द पॉड, color of the flower, position of the flower, then height of the plant. Okay, these are the easy, very easy characters. Okay, and questions are made from these characters also. So the 7 characters are like shape of seed. देखिए यहाँ पर जो seed है उसका shape क्या है, उसका color क्या है, बहुत ही easy characters लिए हैं उन्होंने। और उसका जो pod है, मतलब कि seed जिसके अंदर रहता है उसका shape कैसे है, उसका color कैसा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर में दिखाया गया था, ये उसका हाँ देखिए, ये जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे पॉड। ये देखिए, ये पॉड है, ये पॉड है जिसके अंदर सीड है। तो ये आप यहाँ पर कुछ कुछ केसेस में देख सकते हो, ये बहुत ही फ्लैट है, कुछ कुछ केसेस में ये बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो इस तरह का आप देख सकते हो, ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आ गया शेप ऑफ द पॉड या फिर कलर ऑफ द पॉड, वो कलर का वो जो पॉड है उसका कलर क्या है। फिर आ गया फ्लावर का कलर, या फिर पोजीशन ऑफ द फ्लावर, या फिर हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसी तरह से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसीडर किया था। यहाँ पर एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक्चर लिया गया है, तो आपको अपने बुक से ये बहुत ही फेमिलियर लगेगा, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले शेप ऑफ द सीड। यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बात किया गया है। जो डोमिनेंट और रिसेसिव वो क्या होता है? सबसे पहले डोमिनेंट मतलब कि जब 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, मतलब कि एक फादर हो गया और एक मदर हो गया, तो जब उनको क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है, अगर वो किसी एक का कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि वो डोमिनेंट हो गया, वो कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया, और जो कैरेक्टर डिसअपियर कर रहा है वो रिसेसिव हो गया। तो जो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो शेप ऑफ द सीड लिया गया है वो कुछ इस तरह से है। जैसे ये राउंड हो गया डोमिनेंट वाला, और जो रिसेसिव वाला हो गया वो रिंकल हो गया। कलर ऑफ द सीड येलो या फिर ग्रीन हो गया। शेप ऑफ द पॉड में यहाँ पे आप इन्फ्लेटेड या फिर कंस्ट्रिक्टेड देख सकते हो, यहाँ पर यह पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ पर कलर ऑफ द पॉड में आप देखिए, कलर ऑफ द सीड और कलर ऑफ द पॉड में अपोजिट है। जैसे कि कलर ऑफ द सीड में डोमिनेंट येलो था, लेकिन यहाँ पर येलो रिसेसिव है, और कलर ऑफ द पॉड में जो ग्रीन डोमिनेंट है वो कलर ऑफ द सीड में रिसेसिव है। तो इस तरह से मेंडल ये 4 कैरेक्टर ले गए थे। फिर आ गया कलर ऑफ द फ्लावर, जो कि अगर हम पाइसम सैटिवम में देखें तो वो आइदर वायलेट है या फिर रेड है, लेकिन अगर उसका जो रिसेसिव वाला हम देखें तो वो वाइट होगा। फिर आता है रेस्ट ऑफ द 2 कैरेक्टर्स, लाइक यू कैन फाइंड पोजिशन ऑफ द फ्लावर। देखिए, फ्लावर का पोजिशन कहाँ पर है। फ्लावर में एक प्लांट में फ्लावर का पोजीशन क्या है? अगर वो टर्मिनल हो रहा है तो वो रिसेसिव होगा, लेकिन अगर वो एक्सियल है, मतलब कि साइड में है, तो वो डोमिनेंट हो सकता है। फिर आता है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ कुछ ड्वार्फ होते हैं। तो इस तरह के डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया था। तो उनके रिसर्च के ऊपर हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सीरीज बनाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड comment down below, and also don't forget to check these videos in the end screen options. Thank you.